नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज में चला रहा हूं जीके जीएस की, उसका जो सेट नंबर 11 है उसको यहां पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी किए, बिना किसी बकवास के चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सिर्फ यहाँ पे हम पढ़ाई की बात करते हैं, पढ़ाई के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं जिससे आपका समय बेकार हो, जिससे आपका समय नुकसान हो। सिर्फ हम टू द पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में जो भी इंफॉर्मेशन बनती है आपके एग्जाम के रिकॉर्डिंग, सिर्फ हम उन्हीं को डिस्कस करते हुए चलते हैं। यहाँ वहाँ की बातें करके हम वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं, सिर्फ हम अपने कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो इसको शेयर कर दिया करिए अपने साथियों के मध्य जो एसएससी जीडी की परीक्षा की इस वर्ष तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसके द्वारा बनाई गई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान द फ्री इंडियन लीजन नामक जो सेना है किसने गठित की थी, किसने बनाई थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह सेना गठित की गई थी। किस नाम से? द फ्री इंडियन लीजन। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इस सेना का जो गठन है कहाँ पर किया गया था? तो यह जो सेना थी बनाई गई थी जर्मनी में। जर्मनी में जो इस सेना का गठन किया गया था, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। जर्मनी में जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस सेना का गठन किया गया था। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है इसके बारे में। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस का एक करंट की न्यूज़ भी आप याद कर लीजिए। हाल ही में भारत सरकार ने 23 जनवरी का जो दिन है उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, क्योंकि 23 जनवरी जो है बर्थडे होता है, जयंती होती है सुभाष चंद्र बोस की। अब भारत सरकार सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती होती है 23 जनवरी की, उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी, सेलिब्रेट करेगी। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस के 2 इम्पॉर्टेंट अधिवेशन थे जिनकी अध्यक्षता करी गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो पहला अधिवेशन था कौन सा? आप याद रखिएगा, 1938 का कांग्रेस का जो सेशन हुआ था हरिपुरा वाला, कांग्रेस का हरिपुरा का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता करी गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। फिर 1939 में एक सेशन होता है, थोड़ा सा इसमें विवाद हो जाता है जिसके चलते बाद में जाकर यह इस्तीफा दे देते हैं कांग्रेस के इस अध्यक्षता से। तो 1939 का जो कांग्रेस का सेशन होता है वो होता है त्रिपुरी में। इसको हम त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पहले त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, परंतु कुछ विवाद के चलते, कुछ मतभेद के चलते इन्होंने इस सेशन की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। फिर जैसे ही इन्होंने त्यागपत्र दिया तो अगले अध्यक्ष बनाए जाते हैं आपके राजेंद्र प्रसाद। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, ये चीज़ आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, आप इसे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, उस वायसराय का आपको नाम बताना है जिसकी हत्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह कौन वायसराय था जिसकी हत्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी? तो आप याद रखिएगा, मेयो। किसकी हत्या? तो मेयो की जो हत्या थी यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। मेयो का कार्यकाल कब से कब तक रहता है? तो लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल है 1869 से लेके 1869 से लेके 72 तक जो है यह वायसराय रहता है, और इसकी जो हत्या है अंडमान निकोबार में कर दी जाती है। तथा भारत में जनगणना की जो शुरुआत है 1972 में इसी के शासनकाल में हुई थी। 1872 में भारत में जनगणना की जो शुरुआत थी, पहली बार जो जनगणना हुई थी इसी के शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इसका समय काल था 1869 से 1872 तक। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपको पता होना चाहिए, डिप्थीरिया रोग से गला प्रभावित होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गला जो है डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। स्टैटिक जीके का यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो आई होप इसका आंसर सभी लोग देंगे। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, तो ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, मीरा कुमार जो है भारत की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर थी, और सुचेता कृपलानी जो है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का श्रेय जो है सुचेता कृपलानी को जाता है। और यह किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की बनी थी सुचेता कृपलानी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारी चीज़ें लिखी गई हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, भारत की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। और सुचेता कृपलानी किस राज्य की मुख्यमंत्री बनती हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की सीएम या मुख्यमंत्री बनती हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला, महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर आपको बताना है। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो आप याद रखिएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद रखिएगा इंदिरा गांधी। तथा इंदिरा गांधी को किस वर्ष में भारत रत्न दिया गया था, तो 1971 में, 1971 में जो है इनको भारत रत्न दिया गया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जो अन्य 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आशा पूर्णा देवी, सुष्मिता सेन, बछेंद्री पाल, इनके पास भी कुछ न कुछ उपलब्धियां हैं, तो आइए इनको भी हम देख लेते हैं। तो आशा पूर्णा देवी के पास कौन सी उपलब्धि है, तो ये जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो पहली महिला थी ये थी आशा पूर्णा देवी। इनको बांग्ला भाषा के लिए, बांग्ला लेखिका थी जिनको यह पुरस्कार दिया गया था, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला आपकी इंदिरा गांधी हो जाएंगी। इसके बाद मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला थी सुष्मिता सेन। इसके बाद एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी आपकी बछेंद्री पाल। थी। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको साथ में याद करते हुए चलनी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, अल्बर्ट आइंस्टीन था एक प्रसिद्ध, अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे, आपको बताना है। एक भौतिक शास्त्री थे, भौतिक शास्त्री थे, यानी कि ऑप्शन आप जो आपका यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा जो सापेक्षता का सिद्धांत था, सापेक्षता का जो सिद्धांत था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसको हम बोलते हैं, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की किस खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था फिजिक्स के एरिया में, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एशिया की सबसे लंबी नदी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है। फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश करिए कि एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आई होप इसका आंसर आप देने की कोशिश करेंगे। तो एशिया की सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी हो जाएगी, तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो है यांगसी। आप याद देखिएगा, यांगसी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, बृहद ज्वार कब आता है। जो बृहद ज्वार होता है यह कब आता है, तो बृहद ज्वार कब आता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, बृहद ज्वार जो है यह आपका जब सूर्य व चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब देखने को मिलता है। तो आप याद रखिएगा, जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं उस कंडीशन में जो है बृहद ज्वार देखने को मिलता है। तो ऑप्शन जो आपका ए यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही यहाँ पे जवाब आपका है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, आपको बताना है। इसमें से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, आपको बताना है, राइट आंसर। तो इसमें से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, तो आपका क्या हो जाएगा, डेजी व्हील प्रिंटर। आप याद देखिएगा, जो डेजी व्हील प्रिंटर है यह आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है, उदाहरण, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी है यहाँ पे
बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। एक बाइट में कितना बिट होता है, तो एक बाइट में आपका 8 बिट्स होता है, बिल्कुल सही है। एक केबी यानी कि 1 किलो बाइट में आपका 1024 बिट्स होता है, बाइट्स होता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद 1 गीगा बाइट यानी कि 1 जीबी में आपका 1024 किलो बाइट होता है, जो कि बिल्कुल ही गलत दिया गया। यहाँ पे 1024 केबी नहीं होता बल्कि 1024 एमबी होता है 1 जीबी में, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद 1 टीबी यानी कि 1 टेराबाइट में आपका 1024 जीबी यानी कि गीगा बाइट होता है। तो ये मान आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर का मान है जो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। यहाँ पे कुछ एडिशनल भी इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी हुई यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट्स के। 1 केबी यानी कि 1 किलो बाइट आपका बराबर होता है 1024 बाइट के। 1 मेगा बाइट आपका बराबर होता है यानी कि 1 एमबी आपका बराबर होता है 1024 किलो बाइट के। इसके बाद 1 गीगा बाइट यानी कि 1 जीबी आपका बराबर होता है 1024 मेगा बाइट के। इसके बाद 1 टेरा बाइट यानी कि 1 टीबी आपका बराबर होता है 1024 गीगा बाइट के। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो अपने नोटबुक में आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नगोबा जात्रा त्यौहार जो है किस राज्य का एक जनजातीय त्यौहार है, आपको बताना है। नगोबा जात्रा त्यौहार कहाँ का एक जनजातीय त्यौहार है, तो यह जो है तेलंगाना का एक जनजातीय त्यौहार है, जनजातीय फेस्टिवल, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, तेलंगाना का। राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख कौन होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख कौन होते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख हैं, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है। तो आप याद रखिएगा, मैं तीनों जो इमरजेंसी के प्रावधान हमारे देश में उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से आर्टिकल में किस इमरजेंसी का प्रावधान है। तो नेशनल इमरजेंसी का संबंध आपका हो जाएगा आर्टिकल 352 से। स्टेट इमरजेंसी जिसको हम राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं, आपका आर्टिकल 356 हो जाएगा। और वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का संबंध आपका होता है आर्टिकल 360 से। तो प्रश्न जो दिया गया आपका आर्टिकल 360, इसका संबंध हो जाएगा वित्तीय आपातकाल से, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो राज्य आपातकाल होता है, जो स्टेट इमरजेंसी होता है, इसको हम राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। तथा नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल आपका आर्टिकल 352 होता है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा स्पीकर भी रहे थे, लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे, आपको बताना है। तो इसमें से कौन राष्ट्रपति लोकसभा स्पीकर भी थे, तो आप याद रखिएगा नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी जो थे ये लोकसभा स्पीकर भी रहे थे, तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है नीलम संजीव रेड्डी के संदर्भ में, आप देख लीजिएगा। तो ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि नीलम संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ये 1977 से 82 तक भारत के राष्ट्रपति रहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं। तथा नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी काम किया हुआ है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। जो धूपगढ़ चोटी है, जो धूपगढ़ पीक है, इसमें से किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो धूपगढ़ चोटी जो है आपकी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेगी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में आपको धूपगढ़ चोटी देखने को मिलेगी। भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है। हॉट स्पॉट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर जीव जंतुओं की प्रजातियाँ सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलती हैं, यानी कि जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी यानी कि विविध प्रकार की प्रजातियाँ आपको देखने को मिलती हैं, उस वाले एरिया को हम हॉट स्पॉट के नाम से जानते हैं। तो इसमें से कौन सा एरिया हॉट स्पॉट के अंतर्गत आता है, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है। तो आपको हो जाएगा जो वेस्टर्न घाट हमारे हैं, जो पश्चिमी घाट हमारे हैं, यहाँ पे आपको और जैव विविधता सर्वाधिक देखने को मिलेगी, जिस कारण से इसको हम हॉट स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। तो पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न जो हमारे घाट हैं, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है। रिंग ऑफ फायर जो है किस महासागर की विशेषता है, तो आप याद रखिएगा प्रशांत महासागर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा रिंग ऑफ फायर। तथा रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत जो भी एरिया आते हैं, जो भी देश आते हैं, यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में
ज्वालामुखी विस्फोट देखने को मिलता है तथा भूकंप जो है इस एरिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा प्रशांत महासागर के अंतर्गत यह आता है रिंग ऑफ फायर। रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? रॉयल इंडियन नेवी का जो विद्रोह था यह किस वर्ष में हुआ था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1946 मैंने कि ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1946 में यह विद्रोह क्यों हुआ था? तो नस्ल भेदी भेदभाव और खराब व्यवस्था और कम वेतन के चलते जो है यह विद्रोह किया गया था भारतीय नेवी के द्वारा। तो आप इसे याद देखिएगा। तो ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1946 में यह हुआ था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और रॉयल इंडियन नेवी का जो विद्रोह था यह 18 फरवरी 1946 को देखने को मिला था। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से किसने भारतीय नौजवान सभा की स्थापना की थी? भारतीय नौजवान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय नौजवान सभा की जो स्थापना है यह भगत सिंह के द्वारा की गई थी, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। भगत सिंह के द्वारा भारतीय नौजवान सभा की जो स्थापना है वह की गई थी। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा जो आंदोलन प्रारंभ किया गया था अंग्रेजों के विरुद्ध, उस आंदोलन का नाम आपको बताना है। तो यह आंदोलन कौन था? तो इस आंदोलन को हम लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा इसको हम लाल कुर्ती आंदोलन या इसको खुदाई खिदमतगार के भी नाम से भी जानते हैं। तो दोनों आप याद रखिएगा। तथा यह जो आंदोलन था खान अब्दुल खान के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, 100% सही है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, विडाल परीक्षण किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? जो विडाल परीक्षण होता है यह किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? तो विडाल परीक्षण आपका किस रोग की जांच के लिए होता है? तो टाइफाइड की। किसके? तो टाइफाइड की जांच के लिए आपका विडाल परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव शरीर में पित्त रस का संग्रहण कहाँ पर होता है? पित्त रस का जो संग्रहण है यह कहाँ पर होता है मानव शरीर में? तो कहाँ पर होता है? तो पित्ताशय में होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव शरीर में पित्त रस का जो संग्रहण होता है यह पित्ताशय में होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर का कौन सा भाग कौन सा अंग जो है यूरिया का उत्पादन करता है? यहाँ पे प्रश्न का आंसर पहले दे दिया गया है, हाईलाइट कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यकृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो यकृत वाला पार्ट होता है इसी के द्वारा जो है यूरिया का उत्पादन किया जाता है। तो आप इसे याद देखिएगा, यकृत के द्वारा, लीवर के द्वारा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा को स्टील में बढ़ाया जाता है? कि जैसे इसमें से किसकी मात्रा को अगर हम स्टील में बढ़ाते हैं तो स्टील जो है कठोर हो जाएगा। तो कार्बन की मात्रा को बढ़ाकर, स्टील में जो है कार्बन की मात्रा को बढ़ाकर जो है उसमें कठोरता प्रदान की जाती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कार्बन की मात्रा को बढ़ाकर। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? मनुष्य के शरीर का वह कौन सा अंग है, वह कौन सा पार्ट है जिसमें सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल को उत्पादित करता है? तो आप याद देखिएगा, सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कौन उत्पादित करता है? तो लीवर करता है। आप याद देखिएगा, लीवर जो है यह सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी टीकाकरण के द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती? इसमें से कौन सी बीमारी है जो टीकाकरण के द्वारा यानी कि वैक्सीन के द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती है? तो इसमें से आपका डायबिटीज़, जिसको हम मधुमेह के नाम से भी जानते हैं, जो मधुमेह की बीमारी होती है टीके के कारण जो है नियंत्रित नहीं की जा सकती है। तो आप इसे याद देखिएगा। इसमें होता क्या है, तो मनुष्य के शरीर में जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और मनुष्य के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा इसके अंतर्गत बढ़ जाती है। तो आप इसे याद देखिएगा। इसमें होता क्या है, जो भी व्यक्ति मधुमेह की बीमारी से पीड़ित होता है उसमें जो है इंसुलिन नामक जो हार्मोन होता है वो उसकी कमी देखने को मिलती है, यानी कि इंसुलिन नामक जो हार्मोन होता है मनुष्य के शरीर में कम हो जाता है जो भी व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित होता है। इसी कारण से आपने देखा होगा कि जो मधुमेह के रोगी होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन अलग से लगाया जाता है। तो ये चीज़ आप याद देखिएगा। तथा जो डायबिटीज़ है इसको टीकाकरण की मदद से, वैक्सीन की मदद से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डायबिटीज़। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क का निर्माण किया था?
तो यह तुगलक वंश का बहुत ही फेमस सुल्तान था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाया गया था। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन जो आपका सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह तुगलक वंश का मतलब तुगलक वंश का एक सबसे अच्छा शासकों में से एक था आपका फिरोज शाह तुगलक। तो आप इसे याद देखिएगा। तथा इस फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही जौनपुर जो नगर था, जौनपुर नगर की जो स्थापना थी यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही की गई थी। तथा इसके द्वारा जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लगाया गया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही लगाया गया था। इसके अलावा जो फिरोज शाह तुगलक था इसने रोजगार ब्यूरो की स्थापना भी की थी। आप याद देखिएगा, रोजगार ब्यूरो की जो स्थापना थी यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही की गई थी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है? यह आपको मिलेगा असम में। तो असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह क्यों फेमस है? तो असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। आप याद देखिएगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रपति के.आर. नारायणन जो है, के.आर. नारायणन जो है, नारायणन, यह किस क्रम के राष्ट्रपति थे भारत के? आपसे पूछा जा रहा है। तो के.आर. नारायणन जो है भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। तो आप इसे देखिएगा, 11वें नंबर के। इनका समय कब से कब तक था? तो 1997 से लेके 2002 तक जो है ये भारत के राष्ट्रपति रहते हैं, 11वें नंबर के। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? आपसे पूछा जा रहा है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है यह किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? आज के सेशन का यह लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आधुनिक जो आवर्त सारणी है प्रस्तुत की गई थी मेंडलीव के द्वारा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए वाला है, बिल्कुल सही हो जाएगा, मेंडलीव के द्वारा। तो इस प्रकार से जो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 था एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा के लिए, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप इस सीरीज़ को आप एंजॉय कर रहे होंगे, इस प्रैक्टिस सेट को आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रैक्टिस सेट को हम जल्दी आप तक पहुँचाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।